आज हम लोग एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे फॉर पोटेंशियल एनर्जी। एक्सप्रेशन और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन चार्ज पार्टिकल। चलिए, तो ये एक्सप्रेशन हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा देखिए इसको। कल सारी स्टडी हो चुकी है। तो बेटा कंसीडर ये Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn, ये हमारे पॉइंट चार्ज हैं, ठीक है। और इनके पोजीशन वेक्टर आप R1, R2, R3 एंड सो ऑन Rn आप सपोज कर लीजिए। तो लेट Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Rn point charges whose position vectors are R1, R2, R3, R4 एंड सो ऑन, ये आप सपोज कर लीजिए। अब देखिए बेटा, अब इन सारे Q1, Q2, Q3 इन सबको इनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन पे लाना है, ठीक है। तो अब हम काम करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हम Q1 चार्ज को इंफिनिटी से उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर ला रहे हैं। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 टू इट्स रिस्पेक्टिव पोजीशन, ठीक है। दैट इज W1 is equal to Q1 into V is equal to 0। ये बात कल आप समझ चुके हो। W is equal to Q into V होता है। तो यहाँ पर एक्चुअल में पहले जब आप चार्ज Q1 को ला रहे हो तो पहले से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो पोटेंशियल हमारा उस पॉइंट का 0 होगा। तो W1 जो होगा वो हमारा 0 हो जाएगा। Q1 चार्ज को उसके रिस्पेक्टिव पोजीशन पर ला रहे हो, वर्क डन हमारा 0 है। सिंस देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट, ठीक है। इसलिए ये W1 हमारा 0 हो गया। नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q2 from infinity to its respective position, ये W2 ये क्या होगा, ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1, ठीक है, एट R2, ठीक है, एट R2 इंटू Q2। तो बेटा Q1 चार्ज अब प्रेजेंट है, तो ड्यू टू चार्ज Q1 हमारे R2 पोजीशन पे पोटेंशियल कितना हो रहा है, वो पोटेंशियल को हम पहले फाइंड आउट करें और उसके बाद Q2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो पोटेंशियल इनटू चार्ज ये हमारा वर्क डन होगा। तो ये वैल्यू हमारी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 अपान R12। R12 बेटा ये जो है, ये R12 ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया इंटू Q2। अब Q2 से मल्टीप्लाई करें, ये पोटेंशियल हो गया। तो ये हमारा होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R12। ये हमारा W2 हो गया, ठीक है। तो इक्वेशन ये फर्स्ट हो गया, इक्वेशन ये हमारा सेकंड हो गया, ठीक है। अब थर्ड चार्ज को ला रहे हो, इसी तरह से हम आगे बढ़े। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q3
Q3 है ना, Q3 फ्रॉम इंफिनिटी, हाँ, टू इट्स रिस्पेक्टिव पोजीशन R3, यहां पर लाना है। तो ये W3 हमारा ये होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 एंड Q2 एट R3 into Q3। तो ड्यू टू Q1 पोटेंशियल एंड ड्यू टू Q2 पोटेंशियल, दोनों पोटेंशियल को हम ऐड करेंगे, वही हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल Q3 के रिस्पेक्टिव पोजीशन पे होगा और उसको Q3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R13 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाई R23। ये R13 ये बेटा सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q3 है और R23 सेपरेशन बिटवीन Q2 एंड Q3 है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल हो गया इनटू Q3। तो ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप चाहो तो कॉमन ले लो, ठीक है, Q1 Q3 अपान R13 प्लस Q2 Q3 अपान R23। ये हमारा हो गया W3, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। चलिए एक और चार्ज के लिए ले रहे हैं, Q4 के लिए ले रहे हैं, उसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम। तो यहाँ पर नाउ वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q4 फ्रॉम इंफिनिटी टू इट्स रिस्पेक्टिव पोजीशन। ये हमारा R4 है ना, तो ये हमारा W4 ये हमारा होगा पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3, ये ठीक है, एट R4, जहां पर हमारा Q4 चार्ज है, ठीक है, जहां लाना है उस पॉइंट का पोटेंशियल, रिजल्टेंट पोटेंशियल ड्यू टू Q1 Q2 एंड Q3, इन सबका रिजल्टेंट पोटेंशियल चाहिए और इसको हम Q4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब यही काम हम करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बाई R14, सेपरेशन बिटवीन Q1 एंड Q4, ठीक है, ड्यू टू Q1 पोटेंशियल हो गया, ड्यू टू Q2 पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 अपान R24, ठीक है, और ड्यू टू Q3 पोटेंशियल होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 अपान R34, ठीक है। तो ये हमारा हो गया नेट पोटेंशियल इनटू Q4। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लें तो W4 हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन ले लीजिए सब में से, ये होगा Q1 Q4 अपान R14 प्लस Q2 Q4 अपान R24 प्लस Q3 Q4 अपान R34 एंड सो ऑन, ये सॉरी, ठीक है। तो ये फोर्थ पॉइंट चार्ज जो है Q4 को आप लाए हो, ठीक है, तो उस समय ये वर्क डन हमारा W4 है। तो ये सारी बातें आप समझ रहे हैं अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, कल हम पूरा डिस्कस किए हैं आपसे, बस आज इसलिए कि आप इसको कैसे करेंगे। तो इसको आप देख लीजिए बेटा, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, हमको ये प्लेस दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ इसको करूँ।
हो गया। बेटा तो यहाँ तक आप समझ गए हो और आगे बढ़ते हैं। तो ऐसे ही बेटा Q5 Q6 को लेकर के करेंगे, लेकिन ये करना नहीं है, बस 3 तक आपका कर ले बहुत है, ठीक है। हम 4 भी दिखा दिए हैं। अब इसके बाद आपको करना है, देखिएगा हम इसको हटा रहे हैं, W1 0 है, W2 क्या है ये ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो therefore net work done to bring all point charges to their respective positions, ठीक है। ये हमारा W होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 एंड सो ऑन, सबका सम होगा, WN तक है ना, N पॉइंट चार्ज आपने लिया है, ठीक है। तो अब एक चीज देखो बेटा, W1 तो 0 था, खैर W2 1/4 Q1 Q2 अपॉन R12 था, W3 W4 सब आपके सामने है, सब में 1/4 कॉमन है, हम कॉमन ले रहे हैं, 1/4 में कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां से स्टार्ट है, ये तो 0 था, तो ये है Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस Q1 Q4 देखिए आ रहा है ना, अपॉन R14 प्लस, ठीक है। इसी तरह से Q1 Q5 भी आएगा, ठीक है, अपॉन R15 एंड सो ऑन, ये आएगा बेटा, ध्यान दीजिए। Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4, अगले वाले में Q1 Q5 Q1 Q6 सब आएगा, उसके बाद Q2 Q3 Q2 Q4, अगले वाले में Q2 Q5 Q2 Q6, उसी तरह से Q3, यहाँ पे देखिए Q3 Q4, ठीक है, फिर Q3 Q5, इस तरह से सब आएंगे, सारे पेयर्स आएंगे। तो अब इसको अब हमें बेटा समराइज करना है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ध्यान दीजिए, सिग्मा, ठीक है, क्यू के अपॉन आर जे के, ठीक है, फॉर ऑल पेयर्स, एंड जे इज नॉट इक्वल टू, जे के इक्वल नहीं होगा, Q1 Q1 Q2 Q2 नहीं होगा, ठीक है, जे के इक्वल नहीं होगा, और जे के हमने लिया जो ये, इसमें सारे पेयर्स के लिए जे और के सारे वैल्यूज के लिए ये हमारा जो है समेशन होगा, देखिए Q1 Q2 अपॉन R12 Q1 Q3 अपॉन R13 सारे पेयर्स होंगे। लेकिन इस समेशन को लिखने में एक प्रॉब्लम हुई है, वो प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर इसको जब हम ओपन करेंगे तो Q1 Q2 तो आएगा, Q2 Q1 भी आ जाएगा, J इज इक्वल टू 2 और K इज इक्वल टू 1 के लिए Q2 Q1 भी आएगा, Q1 Q3 के साथ Q3 Q1 भी आएगा, Q1 Q4 के साथ Q4 Q1 भी आएगा। तो इस तरह से कहने का मेरा मतलब ये है कि ये समेशन को जब आप बेटा जब एक्सपेंड करेंगे तो इसमें ये जो आपके पेयर्स जो आपके हैं ओरिजिनल, जो आपके एक्सप्रेशन में जो पेयर्स हैं, इसका डबल पेयर हो जाएगा, Q1 Q2 के साथ Q2 Q1 भी होगा, जबकि Q2 Q1 हमारा नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। तो इस पूरे समेशन का हमें क्या करना होगा, हाफ करना होगा, ठीक है। तो यहां पर बेटा है ये आपको जो है बढ़िया से समझ लेना है। यहां पर इन दिस summation we consider all pairs for J and K, ठीक है, that is
हम यहाँ पर क्यू जे क्यू के अगर हम ले रहे हैं तो यहाँ पर क्यू के और क्यू जे भी होगा। तो ये अब यहाँ पर ये जो आप सारे पेयर्स आप कंसीडर कर रहे हैं ये आप डबलिंग कर रहे हैं इसकी। तो इसका केवल एक टर्म हमको लेना है। हाँ, वी हैव टेक ओनली वन टर्म, ठीक है, फॉर जेके, ठीक है। तो इसलिए अब इसको हम हाफ करेंगे तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा हो जाएगा क्यू पोटेंशियल एनर्जी के लिए, है ना, ये हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इनटू हाफ और सिग्मा। देखो यहां मैं लिख दे रहा हूं क्यू इज इक्वल टू, दिखाई दे रहा है सबको ना? नहीं दिखाई दे रहा। तो एक काम करो, पहले इसको आप कर लो, पहले इसको कर लो, मैं थोड़ा सा फिर फाइनल एक्सप्रेशन लिखता हूँ। राइट साइड हो गया, राइट साइड से मैं ले ले रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पर ये हमारा फाइनली हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हाफ, ठीक है। अब ये समेशन हमारा होगा, समेशन क्यू जे क्यू के अपान आर जे के, ठीक है, और यहाँ पर जे इज नॉट इक्वल टू के, ठीक है, ये भी ध्यान देना है, और ये जे के इक्वल नहीं होना चाहिए, ठीक है, और हाफ कर देंगे। तो अब इसमें सारे पेयर आप ले लीजिए, 1 2 2 1 2 3 3 1, सब सारे पेयर डबल हो जाएंगे और उसके बाद उसका हम हाफ कर देंगे। तो फाइनल एक्सप्रेशन हमारा ये, ठीक है ना। बस ये थोड़ा सा मिस्टेक ना हो, इस बात को आप समझें कि फाइनली देखिए ये सारी बातें आप समझ रहे हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब फाइनली आप इसको बेटा समेशन के फॉर्म में लिख रहे हो तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, उस मैथमेटिकल प्रॉब्लम को समझिए और उसको कैसे करेक्ट कर रहे हैं हम, इस बात को समझ लीजिए, बस यही समझना था इसमें, और कोई दिक्कत नहीं है, कर लीजिए। यहाँ पर बस इतना समझिए कि फॉर ईच पेयर ऑफ चार्जेस ओनली वन टर्म कंसीडर, ओनली वन टर्म ही कंसीडर होगा, है ना। ओनली वन टर्म फॉर जेके, ठीक। फिर हो गया, चलिए। देखिए इसकी प्रैक्टिस एक बार तुम लोग कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में अगर ये एक्सप्रेशन अगर आपको करने के लिए आ जाए तो आप कर सको, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना।
या ये सोच रहे हो कि नेक्स्ट ईयर भी एग्जाम ऐसे ही होगा जैसे इस ईयर हो रहा है? हाँ, तब तो ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक यूनिट के बारे में थोड़ा सी जानकारी हम आपको देते हैं कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटा आप यूज करते आ रहे हैं, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल ये होता है। ये आप यूज करते आ रहे हैं, जानते भी हैं, केमिस्ट्री में भी आप यूज करते होंगे इसको। ये बहुत ही छोटा यूनिट है एनर्जी का। तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक्चुअल में डिफाइन कैसे है, कैसे ये वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशनशिप कैसे है, जरा इसको समझ लिया जाए। तो देखो बेटा, एक बात है कि यहाँ पर जिससे कि इसको डिफाइन ऐसे किया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, अगर दो पॉइंट के बीच अगर मान लीजिए कि एनर्जी लूज कर रहा हो या गेन कर रहा हो। देखिए, गेन और लूज का कॉन्सेप्ट क्या है मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लो ये दो पॉइंट ए और बी, लेट अस सपोज, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए टू बी है, ए टू बी है, ठीक है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन बेटा अगर बी पर आप अगर रखते हैं, ठीक है, तो ए तक वो एक्सीलरेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक्सीलरेट होगा। तो बी टू ए मूव अगर ये इलेक्ट्रॉन कर रहा है तो उस काइनेटिक एनर्जी तो गेन करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे जो है ए पर अगर आप रखते हैं तो ये बी तक ये स्पॉन्टेनियस फ्लो इसका नहीं होगा, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि मोशन में इलेक्ट्रॉन है और मोशन में इलेक्ट्रॉन पॉइंट ए को हिट कर रहा है और वो बी तक मूव कर रहा है, तो जो उसके पास ऑलरेडी एनर्जी है, ठीक है, उस एनर्जी को ही यूज करेगा इन डूइंग वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे ही वो एंटर करेगा वो रिपेल होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिपेल होगा, तो उस रिपल्सन के अगेंस्ट उसको वर्क करना पड़ेगा, तब वो बी तक जाएगा। तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करेगा, समझ रहे हैं ना। तो एनर्जी गेन करना और लूज करने का कॉन्सेप्ट यही है। तो कहने का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर बेटा अगेंस्ट मोशन में है, ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट मोशन में है तो एक्सीलरेट होगा, इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज है इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं, और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन में है तो बेटा वो रिटार्ड होगा, ठीक है। तो इस तरह से वो बिटवीन टू पॉइंट अगर वो एनर्जी जो भी लूज कर रहा है और गेन कर रहा है, ठीक है, और ये दोनों पॉइंट के बीच का अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपने 1 वोल्ट अगर आपने फिक्स कर रखा है, तो यहाँ इन दोनों पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है डेल्टा बी, ये 1 वोल्ट है। तो एक इलेक्ट्रॉन ए टू बी अगर मूव कर रहा है या बी टू ए मूव कर रहा है, तो जितनी एनर्जी लूज या गेन करेगा उसी एनर्जी को हम एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप एक पॉइंट लिख लो बेटा, नोट कर लो, मैं बोल रहा हूं, लिख लो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द काइनेटिक एनर्जी, electron volt is the kinetic energy gained or lost by an electron, gained or lost by an electron in moving through a potential difference of 1 volt, in moving through a potential difference of 1 volt, ठीक है। तो बेटा फार्मूला होता है सिंस W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V, तो देयरफॉर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप डिफाइन करेंगे, ये चार्ज इलेक्ट्रॉनिक है, पोटेंशियल डिफरेंस 1 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अब E की वैल्यू रख दीजिए 1.6 इंटू 10 to the power -19 इंटू 1, तो ये आपने बेटा कूलम में लिया और ये वोल्ट में लिया, तो ये जूल में ही आएगा, बात को समझ लीजिएगा। आपने इसको कूलम में लिया है, एसआई में काम कर रहे हो आप, तो ये कूलम में है, ये आपका वोल्ट में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 to the power -19 जूल। ये बेटा एटॉमिक फिजिक्स में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, ठीक है ना, ये हमारा जो है यूनिट यूज होता है, इसलिए मैं इसको इंट्रोड्यूस करा दिया, इसको भी समझो इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिफाइन कैसे है। कई बार एग्जाम में भी पूछा है डिफाइन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, कई बार एग्जाम में पूछा है। इतनी बातें हो गई बेटा, कर लो।
ठीक है। अब बेटा देखो, हम लोगों को स्टडी करना है गॉस थ्योरम, ठीक है। तो गॉस थ्योरम को स्टडी करने से पहले, ठीक है, तीन टॉपिक है हमारे पास जिसको बढ़िया से समझना है। और ये तीनों टॉपिक अगर आपने बढ़िया से समझ लिया तो फिर गॉस थ्योरम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और वो तीन टॉपिक हमारे हैं एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सॉलिड एंगल, ठीक है। तो सॉलिड एंगल तो आप पहले से पढ़े हो, जानते भी हो कुछ, खैर कोई बात नहीं, उसको हम लोग रिवाइज कर लेंगे। और एरिया वेक्टर क्या है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ये दोनों चीजें हम लोगों को थोड़ा सा डिटेल में समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं एरिया वेक्टर से। देखो बेटा, एरिया वेक्टर, एरिया तो जनरली आपकी स्केलर क्वांटिटी है जो कि हम अभी तक स्टडी किए हैं, ठीक है ना। एरिया जैसे कोई भी सरफेस का एरिया आप करते हो, कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो एरिया जो है हम जनरली एज अ स्केलर क्वांटिटी ही हम लोगों ने अभी तक कंसीडर किया है। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि एरिया को हम वेक्टर क्वांटिटी में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर एरिया किसी भी सरफेस का एरिया या कोई सरफेस एलिमेंट है उसका एरिया एज अ वेक्टर क्वांटिटी अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता है कि उसका मैग्नीट्यूड भी होता है, उसका डायरेक्शन भी होता है। तो फिर ये मैग्नीट्यूड क्या होगा और ये डायरेक्शन क्या होगा, इसको थोड़ा सा क्लियर करना है। तो देखो, मैग्नीट्यूड तो वही होगा जो आप अभी तक समझ रहे हैं, किसी भी सरफेस के एरिया का जो मीनिंग आप समझ रहे हैं वही है मैग्नीट्यूड। लेकिन डायरेक्शन का जहां तक बात है बेटा, तो डायरेक्शन जो होता है, एकदम बढ़िया से समझिए कि डायरेक्शन जो है नॉर्मल टू दैट सरफेस विच इज अंडर कंसिडरेशन आउटवर्ड, नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन है, ठीक है। और जो सरफेस अंडर कंसिडरेशन, अब जैसे मैं आपसे बात करूं, सपोज दैट ये पेपर है मान लीजिए, ठीक है, ये पेपर है, ठीक है। इसमें देखिए अब दो सरफेस है, एक सरफेस ये है और एक बैक सरफेस है। अगर ये सरफेस अंडर कंसिडरेशन है तो इसके नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन होगा, और ये सरफेस अंडर कंसिडरेशन है तो इसके नॉर्मल आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, ठीक है। तो एक बात ध्यान दीजिएगा कि कौन सा सरफेस अंडर कंसिडरेशन है, तो मैग्नीट्यूड एरिया का वही होगा जो इसका एरिया है, लेकिन इसका डायरेक्शन जो होगा वो नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। तो सरफेस हमारा प्लेन भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है। तो हम पूरा सरफेस स्टडी कर रहे हो या एक उसका एलिमेंट स्टडी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए स्फीयर है कोई, सपोज दैट ये कोई स्फीयर है, ठीक है। इस स्फीयर का एक स्मॉल एलिमेंट हम स्टडी कर रहे हैं, तो स्फीयर के किसी भी पॉइंट को बेटा सेंटर से जो लाइन कनेक्ट करती है उस पॉइंट पे वो नॉर्मल होती है। तो कह सकते हो कि रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियल अगर आउटर सरफेस अंडर स्टडी है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। अगर बेटा इनर सरफेस अगर अंडर स्टडी है तो रेडियल इनवर्ड, क्योंकि अब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सरफेस अंडर स्टडी है इस पर बेटा फोकस करना है, और उसके बाद आप डायरेक्शन डिसाइड करेंगे कि डायरेक्शन कौन सा हम लेंगे या कौन सा डायरेक्शन उसका होगा। क्योंकि वेक्टर जब आप ले रहे हो तो उसमें आपका मैग्नीट्यूड भी है और उसमें डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन कौन सा होगा इस बात को समझना है, ठीक है। तो ये हमारा जो है कर्व सरफेस हो चाहे प्लेन सरफेस हो, दोनों के लिए। तो एक पॉइंट नोट कर लो, हेडिंग दो एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, राइट डाउन। एक्चुअली एरिया इज a scalar quantity, actually area is a scalar quantity, but in some special situation it can be, it can be represented by a vector, represented by a vector whose magnitude is, whose magnitude is area of that surface, area
of that surface and direction is normal to the plane outward, which is under consideration. अंडर कंसिडरेशन। ठीक है बेटा, तो बस एरिया वेक्टर में यही बात है। अब इसको देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे लिखेंगे, थोड़ा इसको भी समझ लिया जाए। तो बेटा यहाँ पर एक स्मॉल एरिया एलिमेंट, एरिया of a small area element is ds मान लीजिए है। तो therefore वेक्टर फॉर्म में ये ds जो होगा ये होगा ds इंटू n कैप। ध्यान दीजिए वेक्टर फॉर्म में ds इंटू ये n, ds तो मैग्नीट्यूड है, वो एरिया है, ठीक है। तो इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो लिखेंगे ds इंटू n कैप। तो ds तो है ये एरिया ऑफ द एलिमेंट है, ऑफ स्मॉल एरिया एलिमेंट है। और जो ये n कैप जो है ना, ये है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड। ठीक है, ये बेटा n कैप यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड, यही डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों अगर हमको शो करना है, एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करना है, तो उसे हम ऐसे रिप्रेजेंट करें। तो ये होता है एरिया वेक्टर। तो बस सिंपली इतना ही जानना था कि एरिया वेक्टर क्या होता है। ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। हो गया ना? आते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स का कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा क्लियर किया जाए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? देखो बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में क्या है, तो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई आपने सरफेस रखा है, ठीक है, तो सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ सरफेस इनसाइड एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम वो कैसे करेंगे, काउंट कैसे करेंगे, ठीक है ना। बस पहले तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सिंपल एक लाइन में पहले समझिए कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है कि किसी भी प्लेन से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है, वही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का नंबर जो है, ठीक है, उसी को हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहेंगे। ठीक है, ज्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं तो फ्लक्स हम ज्यादा कहेंगे, कम पास हो रही हैं तो कम कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको एक बात समझिए, समझा जाए। मान लीजिए कि अब आप ऐसे समझिए कि जहां मैं जिस सिचुएशन में हूं, मेरे लिए लेफ्ट टू राइट, ध्यान दीजिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। लेट अस सपोज लेफ्ट टू राइट इस स्पेस में
इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है। अब चलिए ये कोई सरफेस है, ये सरफेस है, मान लीजिए ये कोई सरफेस है। इस सरफेस को हमने बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में मैंने रखा, ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के नॉर्मल डायरेक्शन में मैंने इसको रखा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं अब ये सारे हमारे सरफेस के सारे पार्ट से, सारे पॉइंट से पास होंगी, ठीक है। अब जरा देखिए इस सरफेस का कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर रहे हैं, इसको हम इस सरफेस का कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज कर रहे हैं। तो सरफेस का कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज करेंगे तो अब देखिए हो क्या रहा है कि अब जो है जितने एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही थी, अब इफेक्टिव एरिया इसका रिड्यूस होता जा रहा है, ध्यान दीजिए, रिड्यूस हो रहा है। तो पहले से कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे पास होंगी, और जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बेटा पैरेलल हो गया तो ऐसे सिचुएशन में सारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसके टेंजेंशियल हो जाएंगे सरफेस के, तो यहां से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसको क्रॉस नहीं करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जिस सरफेस से क्रॉस करती हुई बाहर निकलेंगी वही फ्लक्स होगा, ठीक है। तो फ्लक्स को हम तभी कंसीडर करेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जब उससे क्रॉस हो रही, जब उससे क्रॉस हो रही हो तो उससे उसी को हम कंसीडर करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को, वही हमारा फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को पहले एक लाइन आप नोट कर लीजिए, हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नोट करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द टोटल नंबर ऑफ electric flux is the total number of electric field lines passing through a surface in an electric field, तो चलो बेटा ये एक सिंपल अभी कॉन्सेप्ट, इस पर बातें होंगी अभी, लेकिन एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है ये बात एकदम क्लियर हो गई। अब हम आते हैं इसके क्या कहते हैं कैलकुलेशन पे, तो इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ठीक है। तो पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन नोट कर लीजिए, पैराग्राफ चेंज करके नोट करें बेटा एक लाइन, इट इज डिफाइंड एज the dot product of it is defined as the dot product of electric field and area element। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब वही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया एलिमेंट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय फाई। देखो बेटा सुनो एक बात और बता दे, ये कैपिटल फाई हमने लिखा, ध्यान दो, कैपिटल फाई कैसे लिखते हैं, ओपन से बनाइए, स्टैंडिंग लाइन है ये, ठीक है। ये हमारा जो है कैपिटल फाई है, स्मॉल फाई में ये मार्किंग नहीं करते, ये स्मॉल फाई है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो चाहे मैग्नेटिक फ्लक्स हो चाहे ग्रेविटेशनल फ्लक्स हो, सारे फ्लक्स को हम फाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन कंफ्यूजन ना हो कि कौन से फ्लक्स की बात हो रही है, इसलिए बेटा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए हम ई, यहां पर ई लिखेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए एम लिख देंगे, ग्रेविटेशनल फ्लक्स के लिए जी लिख देंगे, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैपिटल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्मॉल एरिया से एसोसिएटेड जो हमारा फ्लक्स है, ठीक है, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट से एसोसिएटेड जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो उसे स्मॉल फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो भाई वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पर जरा थोड़ा सा फोकस कर लीजिए पहले कि कैपिटल फाई और स्मॉल फाई का यहाँ रूल क्या है, ठीक है।
तो ये कैपिटल फाई टोटल फ्लक्स के लिए है, स्मॉल फाई हम जो है स्मॉल एरिया एलिमेंट से एसोसिएटेड जो फ्लक्स होगा उसके लिए है, ठीक है। तो अब हम इसको डिफाइन जो करते हैं फ्लक्स को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एलिमेंट या एरिया, देखिए एरिया एलिमेंट या एरिया दोनों बातें मैं कह रहा हूं, कोई जरूरी नहीं है बेटा। एक बात मैं आपको बताऊं कि जो प्लेन या जो सरफेस अंडर कंसीडरेशन है उसके सारे पॉइंट के लिए, ठीक है ना, एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर ध्यान दीजिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच जो इंक्लाइनेशन है वो हमारा फिक्स हो, कांस्टेंट हो। ये जरूरी नहीं है, ये केवल तब होगा कि जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और सरफेस जो है वो प्लेन है, जैसा कि हमने प्लेन, हम एक सरफेस लिए थे, मेरे हाथ में है अभी, ठीक है, ये सरफेस बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो कह सकते हो कि पर यूनिट एरिया से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है वो नंबर फिक्स है, तो कहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है। तो ये प्लेन, जैसे मान लीजिए इस प्लेन का ये सरफेस अंडर कंसीडरेशन है और इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है, तो ध्यान दीजिए इसका एरिया वेक्टर किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल टू द सरफेस वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। अगर इस प्लेन को नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने रखा है, तो इस प्लेन को अगर नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमने रखा है, तो इस प्लेन के नॉर्मल किसी भी पॉइंट पर नॉर्मल जो ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। तो यहां पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल है वो जीरो होगा, वो जीरो होगा और किसी भी पॉइंट के लिए जीरो होगा। लेकिन यही मान लीजिए सिलेंडर है, इसको सिलेंडर बना दें, ठीक है, रुको, चलो बन गया, ये सिलेंडर है। अब जरा देखिए ये सिलेंडर है, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में ये सिलेंडर है, फील्ड भी यूनिफॉर्म है। अब क्या है प्रॉब्लम, मान लीजिए अब इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन, इस पॉइंट पर नॉर्मल टू द सरफेस आउटवर्ड डायरेक्शन, इस पॉइंट पर नॉर्मल टू द मतलब रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन। अगर आउटर सरफेस अंडर कंसीडरेशन है तो रेडियल आउटवर्ड डायरेक्शन जो होगा वो हमारा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो अब डिफरेंट डिफरेंट बेटा पोजीशन पे, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में, डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पे जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, उन दोनों के बीच क्या इंक्लाइनेशन फिक्स है? समझ में आ रहा है बेटा? नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, आप बोलिए हाँ या ना, जो भी बात है कुछ करिए हमसे, कोई बोलो। नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, हम बता रहे हैं बेटा, मेरी बात सुन, मेरी बात फिर से सुनो, मैं फिर से पूरी बात पहले समझो, बाद में पढ़ा जाएगा, नोट किया जाएगा, पहले समझा जाए, डायरेक्शन वाला पहले कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाए। बेटा एक बात पहले आप दिमाग में बना लीजिए, आप जहां भी जिस पोस्चर में भी आप हैं, आपके लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ऐसे समझिए, आप मेरे सामने नहीं हो, आप जहां भी हो, आप अपने लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रिक फील्ड आप सपोज कर लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेफ्ट से राइट है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड में ये प्लेन हमने रखा, देखिए ध्यान दीजिए, ये प्लेन हमने रखा, तो ये प्लेन है ना, तो ये प्लेन के किसी भी पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा, देखो बेटा इस प्लेन के किसी भी पॉइंट पर जो नॉर्मल होगा वो सारे नॉर्मल पैरेलल होंगे, ये बात समझ में आ रही है? प्लेन सरफेस है, हाँ बेटा ठीक है, बढ़िया समझिए, प्लेन सरफेस के किसी भी पॉइंट पर जब नॉर्मल हम ड्रॉ करेंगे, भाई ये हमारा बोर्ड है, अब इस पे नॉर्मल यहां ले चाहे यहां ले कहीं भी ले, सारे नॉर्मल जो है बेटा यूनिडायरेक्शनल होंगे, ये तो बात समझ में आ रही है। तो अब ये प्लेन किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में होगा, इस ये प्लेन नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इंक्लाइन टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, किसी भी कॉन्फ़िगरेशन में इस प्लेन को इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हमने रखा है, तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर
दोनों के बीच जो एंगल होगा वो किसी भी पॉइंट पर फिक्स होगा, कांस्टेंट होगा। इस पोस्चर में अगर आप देख रहे हो तो यहाँ 0 है इस सरफेस के लिए। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में है, 0 है। ये सरफेस अंडर कंसीडरेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड है और एरिया वेक्टर आउटवर्ड है। 180 डिग्री है तो किसी भी पॉइंट के लिए 180 डिग्री है। इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के किसी भी पॉइंट के लिए 0 डिग्री है। बात समझिए। और अगर ये प्लेन अगर नॉर्मल टू द सरफेस अलोंग द अगर इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो अब ये सरफेस हो चाहे बैक सरफेस हो, इस जो हमारा एरिया वेक्टर है नॉर्मल टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका लेफ्ट टू राइट है। बात समझिए। तो यहां पर अब बेटा एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो एंगल है वो 90 डिग्री है, वो 90 डिग्री है। ठीक है, योगी जी उल्टा हो गए थे। ठीक है, इसको सीधा देखो भाई तो नाराज हो जाएंगे। ठीक है, हाँ तो यहां पर जो है बेटा नॉर्मल टू द सरफेस ये है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा ये है अलोंग द सरफेस ऑफ द प्लेन है। तो अब 90 डिग्री है किसी भी पॉइंट के लिए। ये दोनों कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया है ना? yes, अब बेटा इस सरफेस को अगर हमने इंक्लाइन कर दिया तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल टू द सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बेटा लेफ्ट टू राइट फॉर यू है। अब प्लेन के नॉर्मल ये होगा तो दोनों के बीच किसी भी पॉइंट पर इंक्लाइनेशन हमारा सेम होगा। तो देखो अगर प्लेन अगर प्लेन है फील्ड यूनिफॉर्म है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ई डॉट एस कर देंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल जाएगा। ई डॉट एस पूरा सरफेस एरिया एस है और ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ई डॉट एस से टोटल फ्लक्स एसोसिएटेड बाय द सरफेस आपका कैलकुलेट हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फ्लक्स बेटा जो है मैं आपको बताऊं, ये फ्लक्स जो है ये हमारा स्केलर क्वांटिटी। फ्लक्स जो है वो स्केलर क्वांटिटी। इसको फिजिक्स से भी समझो, मैथमेटिक्स से भी समझो। ई डॉट एस ई डॉट डी एस है तो दो क्वांटिटी के डॉट प्रोडक्ट बेटा, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट स्केलर ही होता है। और फिजिक्स की बात अगर करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है भाई, एक नंबर है ये कुछ नहीं है, नंबर है तो नंबर तो स्केलर ही होता है। आई बात समझ में? तो स्केलर क्वांटिटी मैं बताना क्या चाह रहा। तो अब यहां पर ये स्केलर है तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। तो अब देखिए थोड़ा सा फिजिक्स से पहले इस बात को क्लियर करें, कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है ना, जीरो कब होता है। तो इसी प्लेन के लिए अगर प्लेन पर अभी फोकस करिए आपके पहले अभी, ठीक है, फिर कब सरफेस पर हम आते हैं। तो जैसे प्लेन है तो अब यहां पर बेटा एक चीज ध्यान दीजिए, जैसे जो सरफेस अंडर कंसिडरेशन है उसके अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड है तो ये फ्लक्स एसोसिएटेड बाय दिस सरफेस पॉजिटिव होगा। ठीक है, एक्यूट एंगल होगा या जीरो होगा। एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर या तो जीरो होगा या एक्यूट एंगल होगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव होगा। और जो सरफेस अंडर कंसिडरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर उसमें एंटर कर रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है हमारा वो निगेटिव होगा। बात समझ रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर एंटर कर रही हैं, जो सरफेस अंडर कंसिडरेशन अगर उसमें एंटर कर रही हैं तो निगेटिव, और अगर बाहर निकल रही हैं तो ये पॉजिटिव। ठीक है, जीरो तो क्लियर है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसको क्रॉस ही ना कर रही हो उस सरफेस को, तो वहां पर जीरो। ठीक है बेटा, अभी फिलहाल इतने ही पर फोकस करिए, इतनी बातों को रिवाइज करिए, समझिए, फिर हम लोग कल बेटा इस पर और ज्यादा डिस्कस करेंगे। थैंक यू।